कौन से डिस्कवरी कैसे कैसे सेल की हुई थी, किसने की थी। अब जो आता है मेन पॉइंट, जहाँ से मेन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। जो हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो सेल ऑर्गेनल्स है कौन कौन से। उससे पहले एक बेसिक डायग्राम अगर हम देखें कि सेल यूकैरियोट, जब भी हमें स्टडी करनी है तो हम एडवांस सेल की ही स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे अंदर पाए जा रहे हैं सेल्स, उन्हीं के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम यूकैरियोटिक सेल की ही स्टडी करेंगे या उसी का ही एक बार स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। एक पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या क्या होगा। अब देखो, जब भी हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हम प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हैं, या प्लांट सेल के बारे में, या प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या एनिमल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। पूरी देखें हम कि सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है, क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल पाई जाती है, अगर सेल वॉल पाई जाती है तो उसकी कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसी के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी, कौन सी, सेल वॉल। और ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये क्या है, कॉमन रहेगी, भले वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल दिया जाता है। और इसी के सेंटर में हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वेल डेवलप्ड। यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो हम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखाएंगे। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, और इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियोलस। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर पढ़ेंगे। अब एक तो हो गया ये न्यूक्लियस का, इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं उनके बारे में भी देखें। ये वाला जो है क्या है, न्यूक्लियस। इसके अलावा जो हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी है, एक आता है नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोल देते हैं RER, और ये है SER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्म। इंडिविजुअली हम एक एक करके ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे, तब हम देख लेंगे, अभी ये डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर कुछ रफनेस, उसका जो सरफेस है वो रफ है, और रफनेस वो किस वजह से आई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और इसके अलावा जिसका जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो उन्हें हम कह देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम कह देते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल है तो डेफिनेटली इसके अंदर और क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड कह लो या क्लोरोप्लास्ट कह लो, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। और इसी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या कह देते हैं, फ्लूइड ऑफ साइट या फ्लूइड ऑफ सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ऐसा फ्लूइड या ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी लिक्विड पोर्शन जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म। कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर भी फ्लूइड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनके लिए टर्म हम कभी कभी क्या क्या यूज कर लेते हैं।
अगर हम बात करें सेल की फ्लूइड की, दो टर्म कहलाती है साइटोप्लाज्म, और जो ये एरिया है जिसके अंदर ये सब प्रेजेंट है इसको हम कह देते हैं साइटोसोल। रीजन वेयर द साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इज नोन एज साइटोसोल, और जो लिक्विड पोर्शन है, फ्लूइड है, उसको क्या कहेंगे हम, साइटोप्लाज्म। वैसे ही सेल के अलावा सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी हमें काफ़ी सारे जो फ्लूइड है वो देखने को मिलते हैं। जैसे अगर न्यूक्लियस का फ्लूइड है देन द टर्म नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। वैसे ही अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसको हम मैट्रिक्स टर्म देते हैं। और वैसे ही वैक्यूल है, वैक्यूल का भी क्या कहलाता है, सैप कहलाता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक हो गया वैक्यूल, एक स्ट्रक्चर आती है वैक्यूल। वैक्यूल के अलावा कहीं कहीं सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाने वाला लाइजोसोम्स, ये बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें एक सेल के अंदर देखने को मिलती है। अब हर एक सेल की अगर कॉमन स्ट्रक्चर की हम बात करें, एक सेल वॉल होगी, अगर कोई हम बात करें प्लांट सेल है, फंगस सेल है, या हम बात करें कोई बैक्टीरियल सेल है तो सेल वॉल मिलेगी। क्या सिर्फ सेल वॉल प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है? नहीं, ये बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होगी, दैट इज मोनेरा किंगडम के अंदर भी देखने को मिलेगी, फंगस के अंदर भी देखने को मिलेगी जिसे हम फंजाई बोल देते हैं उसके अंदर भी, और प्लांट के अंदर भी देखने को मिलेगी। लेकिन इनकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफर करती है। अब एक एक करके जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हम देखें। सबसे पहले बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल है क्या? सेल वॉल की अगर हम बात करें, पहली बात ये रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर, रिजिड है, हार्ड स्ट्रक्चर जो कहाँ पर पाई जाती है? प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल, सेल के बाहर की तरफ, प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल। सेल के बाहर की तरफ मिल रही है और ये क्या कर रही है? कहीं ना कहीं इसका जो रोल है वो क्या है? प्रोटेक्शन का रोल रहता है, प्रोटेक्शन का रोल रहता है। और प्रोटेक्शन का रोल, ये जो प्रोटेक्शन नेचर आया किस वजह से आया है? क्योंकि ये ऐसे अनफेवरेबल या हार्श कंडीशन में मिल रहे हैं जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इस वजह से ही इनके अंदर सेल वॉल मिलेगी। सेल वॉल प्रेजेंट किसके अंदर होती है? सेल वॉल की अगर हम बात करें, इट इज़ प्रेजेंट इन 3 किंगडम के अंदर देखने को मिलती है। एक तो है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के अंदर क्या आ जाते हैं? मोनेरा किंगडम के अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया। दूसरा ये देखने को मिलती है फंजाई के अंदर। फंजाई की जब हम बात कर रहे हैं तो फंगस की हम बात करें, जैसे मशरूम हो गया, एक टाइप का फंगस है, या पेनिसिलियम नोटेटम जैसे, ट्राइकोडर्मा ये फंगस है। और थर्ड आती है ये प्लांटे किंगडम के अंदर। प्लांटे किंगडम हो गया और प्लांट्स इसके अंडर आते हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर बात करें, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो किसकी बनी हुई है? तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन और कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो दूसरा नाम है वो रहेगा म्यूरिन। फंगस की बात करें, जो फंगस की सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। देखिए, काइटिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है और फंजाई की सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ये कैसा है? हेट्रोसैकेराइड के अंदर आता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सैकेराइड यूनिट से बना हुआ है, तो हेट्रोसैकेराइड के अंदर आता है। देन आता है प्लांटे। प्लांटे किंगडम के अंदर आते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। सेल्यूलोज और पैक्टिन भी दोनों ही क्या है? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये है सेल वॉल की कंपोजिशन। हार्श कंडीशन के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में रहने के लिए इनको हेल्प करता है कौन? सेल वॉल। अब सेल वॉल हो गया, और सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होगी? मोनेरा के अंदर। मोनेरा किंगडम है, फंजाई किंगडम के अंदर और प्लांटे किंगडम के अंदर। एनिमल सेल के अंदर इट इज कंप्लीटली एब्सेंट।
और बेसिकली इनका काम भी क्या है, हार्श कंडीशन में जो रह रहे हैं, तो ये हार्श कंडीशन में रह रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आएगा जो सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें, जो सब में ही कॉमन रहेगा वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने का कारण क्या है, सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज प्लाज्मा, दैट इज साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, उसको ये कवर कर रहा है या उसका एनवलप है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब भी हम बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? पहली बात ये है क्या, इट इज दी आउटर एनवलप, एनवलप कह लो, एनवलप मतलब जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है, दैट इज सारा का सारा कंटेंट जो है वो उसको एनक्लोज करने वाली स्ट्रक्चर ही क्या है, सेल मेम्ब्रेन, आउटर एनवलप और द मेम्ब्रेन, और द मेम्ब्रेन which encloses the whole cell content, पूरा का पूरा जो भी सेल कंटेंट है उसको एनक्लोज करे हुए रखी है, वही स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो बनी है ये बोला जाता है कि बायलिपिड लेयर है, लिपिड के 2 मॉलिक्यूल जितनी मोटी लेयर है, बायलिपिड, यानी मेनली मेड अप ऑफ लिपिड, लिपिड पाया जाता है इसके अंदर, लिपिड का ही, लिपिड जिसे हम फैट बोल देते हैं, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, मेनली लिपिड की बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, बेसिक लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर लिपिड हम बात करें, जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, कैसा नेचर है, फ्लूइड नेचर है, फ्लूइडिटी पाई जाती है इसके अंदर, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं फ्लूइड नेचर का है, फ्लूइडिटी पाई जाती है, और जो फ्लूइडिटी पाई जाती है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड, लिपिड की वजह से इसका फ्लूइड नेचर है। यानी अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिपिड। इसकी स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो स्ट्रक्चर किस तरीके की है इसकी, ये लिपिड के मॉलिक्यूल की एक लेयर और ये दूसरी लेयर, बायलिपिड लेयर। बायलिपिड लेयर मतलब ये 2 मॉलिक्यूल जितनी मोटी लेयर। और बीच में कहीं कहीं क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, और कुछ आगे जाके प्रोटीन्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेनली जो इसकी कंपोजिशन अगर कोई पूछे तो लिपिड है। जैसे इसके अंदर कोई प्रोटीन्स वगैरह पाए गए, प्रोटीन्स का मेन रोल है डिफ्यूजन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो ये क्या है, बायलिपिड लेयर। इसी के लिए एक मॉडल दिया गया था कि भाई जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड नेचर की है, तो इसके लिए एक मॉडल दिया गया था, उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कोई पूछे कि विच मॉडल वाज गिवन फॉर सेल मेम्ब्रेन, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय या गिवन फॉर सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका जो रहेगा फंक्शन, अब जो इसका फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो कौन सा फंक्शन है, अगर हम बात करें तो इसका नेचर है इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर, सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का मतलब, सेमी का मतलब क्या है, हाफ, परमिएबल का मतलब है परमिशन। ये ऐसी सेल मेम्ब्रेन है, इसका नेचर है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर आने देने की परमिशन ये देती है, यानी इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू गो इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं इट इज सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। ये सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर है, यानी ये सिलेक्शन कर देगी कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर जाना चाहिए और कौन सा
बाहर आना चाहिए। तो सेमी परमिएबल नेचर अगर कोई पूछे या सेलेक्टिव परमिएबल अगर नेचर कोई पूछे तो ये किसका रहेगा, सेल मेम्ब्रेन का रहेगा, और ये हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाएगी। ये था सेल वॉल, देन आता है, हमने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन। जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल रहेगा हमारा वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोट की ही डेफिनेटली हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड कैसे कहलाया जाएगा। न्यूक्लियस की जब हमने वेल डेवलप्ड की बात की थी तो हमें यहाँ पर 2-3 स्ट्रक्चर देखने को मिली थी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, एट द सेंटर ऑफ द सेल, और यही सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। तो इसको और क्या बोल दिया जाता है, इसको हम बोल देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, विच कंट्रोल्स ऑल दी सेलुलर एक्टिविटीज़। जो भी सेल में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ये ही कंट्रोल करेगा। और अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 होनी चाहिए और उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोल देते हैं। एक न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट होगा, एक फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होगा और इसके अंदर एनक्लोज रहेगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हम देखें, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अगर देखें तो किस तरीके का होगा। सबसे पहले इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनल, स्ट्रक्चर कह लो या क्या कह लो, सेल ऑर्गेनल, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो एक तो नाम आ जाता है न्यूक्लियस का, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड अगर कोई पूछ ले तो एक आता है न्यूक्लियस का नाम, दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, और थर्ड आता है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं विच आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इनके अंदर मेम्ब्रेन कितनी पाई जाती है, 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है इसको क्या कह देते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं, और न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, एक सिंगल लेयर, और दोनों ही लेयर कैसी होंगी, कंटिन्यूस लेयर होंगी। एक तो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिली, दूसरा इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर फ्लूइड पाया जाएगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये फ्लूइड हो गया, ये न्यूक्लियर एनवलप हो। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर कहीं पर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का भी आगे फंक्शन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कंटेज और इट एनक्लोज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल 2 टाइप के होते हैं, वेदर इट इज डीएनए और आरएनए। इसको दूसरी भाषा में हम क्रोमैटिन भी बोल देते हैं। जेनेटिक मटेरियल, ये 4 चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। अब बात करें, सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है या सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप जिसे कहा गया है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का जो रोल है वो रहता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फॉर्मेशन ये करती है, यानी प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ राइबोसोम्स।
अगर सेल के अंदर जो राइबोसोम्स हैं, जिनका राइबोसोम्स का भी फर्दर काम है प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स, उन राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। जेनेटिक मटेरियल हो गया आरएनए या डीएनए। नेक्स्ट हम देखें, जिस जेनेटिक मटेरियल को और क्या बोल दिया जाता है? क्रोमैटिन बोल देते हैं। क्रोमैटिन का मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो डीएनए है ये बहुत ही पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? क्रोमैटिन। या किसी किसी में इसको यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की जगह क्रोमोसोम्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज नहीं है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी एक वर्ड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक वर्ड है। जब भी हम बात बोलते हैं कि डीएनए है क्या, तो डीएनए सारे बोलते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल उसके फंक्शन की वजह से उसका नाम पड़ रहा है, लेकिन असल में वो क्या है? इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, या हम क्या कह सकते हैं इसको? इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड है, यानी इसका जो नेचर है एसिडिक नेचर है, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला है। ऐसा एसिडिक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। दूसरा, इसका नाम हम बोल देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब क्या है? बहुत सारे। पॉलीमर, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर हम डीएनए को बोलना चाहें तो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम डीएनए कह रहे हैं। तो एक तो हो गया डीएनए। दूसरा जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। आरएनए का जो है फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी यहाँ पर एक जो फर्क है मेन, शुगर है। ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है और यहाँ पर राइबो शुगर होती है, इस वजह से इनका नाम डीऑक्सी राइबो और राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसको हम फर्दर जेनेटिक मटेरियल वाले के अंदर कभी डिस्कशन देखेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो थर्ड सेल ऑर्गेनल रहेगा हमारा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, देन हमने बात की इसको और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोल दिया जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। as it controls all the cellular activities। जो भी सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज हैं उनको जो कंट्रोल कर रहा है वो न्यूक्लियस ही है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? ब्रेन ऑफ द सेल। देन अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, वो रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो सेल के अंदर, एंडो अंदर, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, which is present in the cytoplasm of the cell। साइटोप्लाज्म में नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, उसको ही हम क्या कह रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी के अंदर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था ये कहाँ पर पाई जाती है? हम कहें न्यूक्लियस के पास, प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, किनारों पर, बाउंड्री पर, एट द पेरिफेरल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के किनारों पर, बाहर की बाउंड्री पर पाई जाती है। और
दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देखें तो ये दो टाइप के होंगे और उसी पे इनका फंक्शन डिपेंड करता है। एक तो होता है RER, एक होगा SER। यहाँ पर अगर कोई RER की फुल फॉर्म पूछ ले तो ये राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्टेटमेंट अगर बोले RER स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये स्टेटमेंट गलत है। R इज स्टैंड फॉर रफ, ये ध्यान रखना स्टेटमेंट्स का, ये रफ है, राइबोसोमल नहीं है। हालांकि ये जो रफनेस है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफनेस है, रफनेस किसकी वजह से? दिस रफनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, यानी इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। हमने इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई थी, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ये है और ये इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गई? RER। और वहीं इसके ऊपर अगर हम कहें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है देन इट इज सेड टू बी SER। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि सरफेस कैसा हो गया? रफनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और जहां पर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे वो सरफेस कैसा होगा? स्मूथ। तो राइबोसोम्स यहां पर क्या होंगे? एब्सेंट। अब जब राइबोसोम्स जहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स का एक ही काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कहीं भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है। मोस्टली अगर हम देखें राइबोसोम्स हर जगह प्रेजेंट है, भले वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, भले वो सेल ऑर्गेनल्स, अदर सेल ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट है, भले वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। जहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है देन दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर RER का फंक्शन भी क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और जहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस डेफिनेटली नहीं होगा, तो यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस होगा, लिपिड सिंथेसिस। RER is responsible for protein synthesis whereas SER is responsible for lipid synthesis. Then हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल देखें। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है या लिपिड सिंथेसिस हुआ है इसको अदर सेल ऑर्गेनल्स तक भी पहुंचाना है। अदर सेल ऑर्गेनल्स तक जब पहुंचाना है तो यहाँ पर इसकी पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। इसकी जो पैकेजिंग की जब हम बात करते हैं तो पैकेजिंग के लिए जो सेल ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल है, जो गाइड करते हैं कि कहाँ कौन सा बायोमोलिक्यूल आगे जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है गोल्जी एपरेटस, अनदर सेल ऑर्गेनल गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को हम क्या कह देते हैं? गोल्जी बॉडीज। ये है क्या? गोल्जी बॉडीज एक तरीके की, इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ऐसा लगता है जैसे एक बोरी के ऊपर एक दूसरी बोरी रखी गई है, स्टैक ऑफ सैक ऐसा लगता है। और ये वाली जो एक स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या कहला रही है? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज। और इसकी जो सिंगल ये वाली यूनिट है इसको हम बोल देते हैं सिस्टर्ने। देखो दो वर्ड आते हैं सिमिलर, एक तो आता है सिस्टर्ने और एक आता है क्रिस्टे। सिस्टर्ने एक तरीके का फोल्ड है या यूनिट है ऑफ गोल्जी एपरेटस, और जो क्रिस्टी है ये फोल्ड्स हैं ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके जो फोल्ड्स हैं वो कहलाते हैं क्रिस्टी। और सिस्टर्ने जो होते हैं ये एक यूनिट या एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है किसकी? गोल्जी एपरेटस की। अब यहाँ पर इसको बोले गोल्जी एपरेटस को हम बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्जी apparatus is known as traffic police of the cell which guides the cell organelles, ठीक है, which guides other cell organelles। या हम बात करें कहाँ से, इसका जो मेन फंक्शन है फूड पैकेजिंग का है कि कौन सा फूड किस तरीके से कहाँ जाना चाहिए, ये गाइडेंस किसकी रहेगी? कहें हम
गोल्जी एपरेटस की। तो फूड पैकेजिंग इसका मेन फंक्शन है, और जो फूड पैकेजिंग की जाती है किसकी फॉर्म में की जाती है? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। जो थैले से, छोटी छोटी थैलियों के अंदर आगे जाके फूड भेजा जाता है। भली RER ने प्रोटीन सिंथेसिस की, उस प्रोटीन को अदर सेल ऑर्गेन्स तक पहुंचाना, वही SCR ने प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस करी और उसको आगे सेल ऑर्गेनल्स तक पहुंचाना। तो फूड पैकेजिंग का काम रहता है, और जो फूड पैकेजिंग होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स होती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर आगे जाके फूड को भेजा जाता है। तो ये गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल आता है वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हमने बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो इम्पॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है? एनर्जी से लिया गया है, यानी ये कहीं ना कहीं सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। और कभी भी एनर्जी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो ये ATP की फॉर्म में होता है, और ATP की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ATP की फुल फॉर्म, और ATP क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। जैसे ADP भी होता है, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, AMP भी होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो बनने वाली है वो क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एक एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी है? ATP की। और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, पावर का प्रोडक्शन कर रहा है, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये दोनों मेम्ब्रेन अंदर जो है, एक अंदर है एक जो बाहर है, दोनों कंटिन्यूस नहीं होती। एक तो है बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसे हम कह रहे हैं इट इज कंटिन्यूस इन नेचर, और जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन रहती है वो कहीं ना कहीं फोल्ड्स के अंदर प्रेजेंट है, फोल्डेड फॉर्म में। और कोई भी चीज़ अगर फोल्डेड फॉर्म में है तो इसका कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। कोई भी फॉर्म, अगर हमारे हम इंटेस्टाइन की भी बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर भी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, जो हमारे म्यूकोसल फोल्ड जिसे हम कह देते हैं, उनका एक ही काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पर भी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड है, इनर मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं, इट इज़ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो फोल्ड्स हैं, एक फोल्ड को क्या कहा जा रहा है? इस फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टी। एक फोल्ड को हम क्या कह देते हैं? क्रिस्टी। और फोल्ड्स का रोल क्या है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, दी इंक्रीज दी सरफेस एरिया, फंक्शन एफिशिएंट ज़्यादा हो जाता है इससे। अब इसके अलावा ये तो होगी दो इसकी मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक फ्लूइड भी पाया जाता है, इट कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स। एक इसका हो गया आउट मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड है उनको क्रिस्टी कह रहे हैं, जिनका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। देन इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स। लगभग सारी एक्टिविटीज इसी के अंदर देखने को मिलती है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है? तो ऐसे दो ही सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर दी ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन पर्सनल जेनेटिक मटेरियल। पर्सनल जेनेटिक मटेरियल इनका होगा। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉमन रहेगा। ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स जिनका पर्सनल जेनेटिक मटेरियल है, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो कौन सा होगा? डीएनए ही होगा, आरएनए नहीं होगा, डीएनए इनका होगा। इसके अलावा इसी के अंदर हम स्ट्रक्चर में देखें तो जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, लीनियर डीएनए देखने को मिल रहा है। और इसी के अंदर राइबोसोम्स भी मिले थे।
जबकि हमने बात की थी कि जो ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं वो 80S के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो 70S देखने को मिलेंगे। क्या हर सेल ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम्स जो हैं वो 80S के होते हैं? 80S के अलावा 70S के भी देखने को मिलते हैं। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।